चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 14 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑर्स्टेड का प्रयोग, ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये 1820 में किया था इन्होंने, ठीक है। इससे पहले 1802 में इस चीज़ को नोटिस किया था किसने, ये जियान डोमेनिको रोमाग्नोसी। ये थोड़ा मैं इंडियन स्टाइल में, देसी स्टाइल में मैंने पढ़ दिया, कोई बात नहीं, नाम से बस मतलब है, ठीक है। स्पेलिंग ये सब क्या है। तो देखिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो इन्होंने, आप समझ लीजिए, एक मैग्नेटिक कंपास लिया, निडल लिया, जैसे उस पर बना रहता है ना, ऐसा टाइप का बना रहता है, ठीक है। ये जो पार्ट रंगा हुआ रहेगा, कलर रहेगा, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। अब इन्होंने ले जाके एक वायर के पास इसको रखा। इस वायर में इन्होंने करंट दे दिया, ये प्लस ये माइनस। अब वायर में ऐसा करंट आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, क्या देखा कि जब हम इसके पास रखें तो ये निडल डिफ्लेक्ट हुआ। देखिए, नॉर्मली ये हम लोग रखेंगे अगर ये निडल को, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो जब ये वायर के पास ले गए, जिस वायर में करंट था, तो ये डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा सा, मतलब हिला। किधर हिला वो बताऊंगा, लेफ्ट हिला कि राइट हिला वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हिला, तो इन्होंने फिर क्या किया, फिर स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ किया तो देखा कि ये वापस अपने जगह पे आ गया। फिर स्विच ऑन किया तो फिर से ऐसा आ गया, ऐसा कुछ हिला। बात समझ आ रही है? ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ ये निडल, ऐसा था, ऐसा हो गया, ठीक है। तो फिर इन्होंने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, जितने बार भी किया, इन्होंने देखा कि जब करंट जा रहा है कंडक्टर में से, वायर में से जब करंट जा रहा है, वायर में से जब करंट जा रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है। यही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इन्होंने इसके बारे में डायरेक्शन जानने का कोशिश किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जब हम साउथ से नॉर्थ करंट जा रहा है, ऐसा रखे ना, साउथ नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जब करंट जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड खिसक जाता है। और जब डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट साइड, ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। और जब ये करंट बदल देते हैं, करंट को इधर से इधर लाएंगे, तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद डायरेक्शन के लिए इसके एक और रूल आता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। वो आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, मान लीजिए कि आप, ये करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, आप करंट के डायरेक्शन में स्विमिंग करना है, ठीक है। गंदा सा डायग्राम नहीं, कोई बात नहीं। आप करंट के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। आप जिधर स्विम कर रहे हैं, आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर ही है, तो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आप करंट के अपोजिट में, ये करंट है, अब आप करंट के अपोजिट में, मतलब धारा के अपोजिट में अगर आप तैर रहे हैं, ये हैं आप तैर रहे हैं, तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट करता है। बस इतना सा ये नियम है। मतलब आप अगर करंट के डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में अगर आप तैर रहे हैं, मतलब जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही साउथ से नॉर्थ है, तो लेफ्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। तो जब करंट साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट होगा, और जब करंट नॉर्थ से साउथ है तो डिफ्लेक्शन राइट होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट होगा। ये चीज याद रहेगी, राइट होगा डिफ्लेक्शन। ये चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग नोटिस किए कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना। हम डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, तो यहां हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना। इससे हमको ये रिजल्ट मिला। अब क्या बना, कितना बना, वो अभी हमको नहीं पता, लेकिन बस हम लोग यही समझे कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है
तो आप आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग, मान लीजिए कंडक्टर प्लास्टिक है लेकिन मान लीजिए कंडक्टर है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कैसा है, स्ट्रेंथ क्या, वो हमको नहीं पता है, वो सब अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए कि हम लोग क्या बोले कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है। अब करंट क्या है, करंट क्या है आप लोग ये बताइए, करंट क्या है सोचिए। तो करंट क्या है, गतिमान आवेश, मतलब मूविंग चार्ज। करंट क्या है, मूविंग चार्ज। तो अगर हम लोग ऊपर ऊपर से बोल दें कि करंट के वजह से है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर थोड़ा सा अंदर हम जाएं इसमें तो हम लोग ये बोलेंगे कि मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। करंट ऑफ कर दिए आप, करंट नहीं आ रहा है इसमें, तो भी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तब तो नहीं हो रहा है डिफ्लेक्ट। बात समझ आ रही ना। ये कब हो रहा है, जब चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कब करता है, करंट होता है, तो मूविंग चार्ज की वजह से होता है, गतिमान चार्ज की वजह से, ठीक है। ये चीज हमको मिला। एक चीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज बेसिक में बोर ना होए, बेसिक जितना डिटेल से पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि अगर आप बेसिक आपको अच्छे से पता होगा ना, तभी आप कॉम्पिटिटिव में या कोई भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। बेसिक नहीं पता रहेगा, फॉर्मूला रट के जाएंगे खाली, तो नहीं होगा। अभी जैसे मैं शुरू करूंगा तो मैं 2 डेरिवेशन करूंगा, बाकी सब आप लोग को याद करवाऊंगा फॉर्मूला, ठीक है। 2 बेसिक इसलिए बोल रहा हूं, 2 बेसिक डेरिवेशन है 2, कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये आ कहां से रहा है, बाकी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके देखता हूं क्या लिखना है। हिंदी नाम देख के लिखना पड़ता है ना लगभग। चलिए अब हम लोग को देखना है बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो अब ये लॉ किस बारे में है देखते हैं हम लोग। बायो और सेवर्ट 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1820 में, शायद 1820 में इस लॉ को दिया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, एक और खतरनाक टाइप का यहाँ पे नाम लिखा था 1802, तो वो ऑफिशियल नहीं था, क्योंकि जिसने भी वो फील किया था ना 1802 में, 1802 में, तो उसने बस लोकल पेपर में पब्लिश किया था, ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादातर बुक में नहीं मिलता है। अब देखिए, अब ये किस बारे में है, तो इन्होंने एक वायर लिया, XY लंबाई का वायर, ठीक है। अब इस वायर में मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, अगर आप लीजिए ऐसे, ये परपेंडिकुलर है। अब इस वायर में इन्होंने एक छोटा सा लेंथ लिया। कितना लेंथ लिया, इस डायरेक्शन में एक छोटा सा लेंथ लिया, ये जो डार्क किया ना मैंने, बस ये लेंथ लिया DL। अब DL क्या है, वेक्टर है। DL कहाँ से कहाँ तक है, तो DL है यहाँ से यहाँ तक, ये है DL। समझ आ रहा है ना, DL DX बोलने का मतलब एकदम ही छोटा, एकदम बारीक, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि हम लोग इससे, देखिए ये एकदम पॉइंट बराबर, ये DL मैंने इतना बड़ा बनाया ना, इतना बड़ा नहीं, एकदम पॉइंट बराबर है, पॉइंट से भी एकदम ही बारीक, एकदम ही छोटा है। तो अब इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब ये चाहते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें, पॉइंट P पे। तो यहाँ से पॉइंट P का डायरेक्शन क्या मान लिया, डायरेक्शन लेंथ जो भी बोल दो, वेक्टर R ले लिया। अच्छा, ये एंगल जो बना रहा है परपेंडिकुलर के साथ, इस एंगल को इन्होंने ले लिया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम फील्ड बताएंगे, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। अब यहाँ हम बस ये छोटे से लेंथ के कारण, DL लेंथ के कारण हम निकाल रहे हैं, तो छोटे से लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, DB, D लगा के लिखेंगे। तो यहां लिख दीजिए आप DB। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 4 चीजें नोट की, ठीक है। 4 चीजें नोट की इन्होंने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नहीं याद रखना चाहते हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट करके जाके देखिए, वो तो जो कि पॉसिबल है नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो आप लोग को वो 4 चीजें याद रखनी है। क्या क्या, तो सबसे पहला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब इन लोगों ने अपने, अच्छा हाँ एक चीज और, करंट तो यहां बोला ही नहीं मैंने। ये देखिए, मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है करंट, ये X से Y की तरफ करंट जा रहा है,
तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये करंट पहले जीरो किए, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, थोड़ा सा करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड आया। जैसे जैसे ये करंट बढ़ाते गए वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता गया। जैसे जैसे इन्होंने करंट बढ़ाया इन दोनों ने, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। तो इन लोग क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा चीज इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये जो छोटा लेंथ आप लिए ना उसके प्रोपोर्शनल। इन लोग लेंथ जैसे जैसे बढ़ाते गए, ज़्यादा लेंथ लेते गए, यहाँ फील्ड भी बढ़ता गया। चलिए ठीक, ये तो कॉमन है भाई, लेंथ जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, तो लेंथ बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट भी बढ़ रहा है, ज़्यादा करंट ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा करंट। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या नोट की, ये सब जो अभी चल रहा है ना ये याद रखने वाला चल रहा है, एकदम ये बेसिक चल रहा है, ये बेसिक याद रखने वाला है। ये कहाँ से आया, सवाल है कहाँ से आया, तो एक्सपेरिमेंट करके दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब तीसरा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन लोग क्या देखें, साइन थीटा। ये जो इनके बीच में थीटा बन रहा है इसका साइन क्या होगा, इधर ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल तीसरा। अगर मैं सिंपल से बोलूं तो ये चार चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा बहुत सिंपल है, ये आप लोग को पहले भी मिला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां से यहां का डिस्टेंस। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर, ये कूलम लॉ जैसा है ना, ये तो कूलम लॉ जैसा है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे फ्रॉम, या इधर ही लिख लेते हैं, फ्रॉम 1, यहीं लिखो, फ्रॉम 1 2 3 2 ऐसा वाला लिखा है ना, 3 ऐसा वाला, एंड 4, ये सब को हम लोग मिला लेंगे तो क्या मिलेगा, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही इस चैप्टर में जो है यही है, यही बेस है, यही सब कुछ है। अब जब हम लोग यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल देते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपको पता रहना चाहिए, देखिए ऐसा ही कुछ कांस्टेंट हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिला था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो कांस्टेंट मिला था, उसकी वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। यहां भी वैसे ही k मिला है, तो इस k की वैल्यू क्या है, वेयर k बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁻⁷ क्या होती है, 10⁻⁻⁻⁷। यूनिट होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। या इसकी यूनिट होगी WB, बोले तो वेबर पर मीटर, पर मीटर क्या होता है ये, पर मीटर पर एम्पियर। इसको यूनिट को एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। अच्छा, अब चलिए ये मिल गया। तो अब अगर आप इसको यहां पुट कर दें तो dB का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसमें बहुत कुछ मिलेगा, इसको आप लोग लिख लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई। नोट करें इसको आप लोग। अब मैं इधर में डाल रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आप लोग को पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमको इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग को मिला था k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसे मिला था, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिला। अब इसका मतलब तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वेयर
ई नॉट बराबर क्या था, ई नॉट बराबर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता था, विद्युतशीलता, शायद हिंदी में विद्युतशीलता, थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है तो ठीक है, तो ये था परमिटिविटी था। अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, k बराबर म्यू नॉट बाई 4 और इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻7 Tma-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, वेयर म्यू नॉट बराबर, म्यू पढ़ेंगे इसको, म्यू नॉट बराबर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, है ना, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, परमिएबिलिटी को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, ई नॉट क्या था, विद्युतशीलता, और ये क्या है, चुंबकशीलता। ठीक है, अब मैं इसको मिटाल रहा हूं, इसको अब मैं मिटालता हूं, नोट कर लें आप लोग, नोट कर लें। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग को निकालना है 1 टेस्ला की वैल्यू। क्या निकालना है, 1 टेस्ला कितना होता है, 1 टेस्ला। तो अब आप देखिए यहाँ पे dB बराबर हमारा क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट बाई 4 आइडियल, हाँ 4 साइन थीटा बाई r स्क्वायर। इफ वी पुट अगर हम लोग क्या पुट कर दें, अगर हम लोग पुट कर दें करंट I बराबर 1 एम्पियर, DL बराबर 1 मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को मतलब इन सब वैल्यूज़ को अगर हम लोग पुट करते जा रहे हैं, इसमें समझ आ रहा है ना ये। DL रख लीजिए आप 1 मीटर और R को भी रख लीजिए आप 1 मीटर, और क्या रख लिया जाए, थीटा को आप 90 डिग्री रख दीजिए, मतलब साइन 90 बराबर 1। तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगी वैल्यू। तो म्यू नॉट बाई 4 की वैल्यू 10⁻⁻7। ठीक है, I की वैल्यू 1 इंटू DL की वैल्यू 1 इंटू साइन 90 1/1 का स्क्वायर। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। ये सब खत्म, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये हम लोग पुट किए हैं। ठीक, अब देखिए dB बराबर क्या आ गया, 10⁻⁻7 टेस्ला। अब यहाँ से 10⁻⁻7 को इधर भेज दें तो 1 टेस्ला बराबर क्या होगा, dB बटा 10⁻⁻7। अब 10⁻⁻7 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 टेस्ला बराबर 10⁻+7 इंटू dB। ठीक है, 1 टेस्ला इतना होगा। जब सारा वैल्यू हम लोग पुट किए थे वो याद रखिएगा, करंट 1 एम्पियर हो, लेंथ 1 एम्पियर हो, 1 मीटर हो, दूरी भी 1 मीटर हो, और एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री कुछ ऐसा हो, तब 1 टेस्ला इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, अब वापस से हम लोग आते हैं और कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब वो क्या है, अब जैसे हम लोग को एप्सिलॉन नॉट क्या मिला था, परमिटिविटी बोले तो वैद्युतशीलता। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकाले थे, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग लिखे थे शायद ER लिखे थे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है,
रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या लिखे थे, ई आर लिखे थे हम लोग। ओके, तो ई आर रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, आपेक्षिक, रिलेटिव माने आपेक्षिक, और परमिटिविटी मतलब वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज मेंशन करेंगे आप लोग इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ई आर बराबर क्या होता था, ई एम बटा ई नॉट, ये होता था। ठीक है, अब देखिए ई आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब ये ई एम क्या है, तो किसी मीडियम का, किसी मीडियम का परमिटिविटी या की परमिटिविटी, ये तो पहले की बात हो गई है ना। और ये क्या था, तो हवा या फ्री स्पेस की, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप इसी में चेंज करेंगे, जो हम लोग पढ़े हैं उसी में करेंगे, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो ये आप लिखिए म्यू नॉट। अच्छा, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या निकालना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू आर। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बराबर क्या होगा, म्यू एम बटा म्यू नॉट। इस पे अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, रिलेटिव परमिएबिलिटी माने हिंदी में आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी पे एक क्वेश्चन आया है कि बताइए रिलेटिव परमिएबिलिटी या आपेक्षिक चुंबकशीलता की यूनिट क्या होगी, तो यही है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब देखिए ये भी परमिएबिलिटी है, ये किसी मीडियम का परमिएबिलिटी है, इसको ठीक कर लेते हैं, परमिएबिलिटी, ये एयर या वैक्यूम का परमिएबिलिटी। ठीक है, अब दोनों तो भाई सेम चीज है ना, तो दोनों डिवाइड हो गया सेम चीज, तो यूनिट तो खत्म हो जाएगा, जैसे मीटर बटा मीटर, यूनिट खत्म। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगा, यूनिटलेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम है, तो सेम सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म। तो आप लोग एक इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि सर जब आप परमिएबिलिटी और परमिटिविटी को साथ में लेके किए हैं, तो क्यों ना अब आप दोनों में रिलेशन भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं दोनों में रिलेशन, नोट कर लेंगे आप लोग इसको, मैं बोलना भूल गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में रिलेशन। परमिटिविटी वैद्युतशीलता, परमिएबिलिटी क्या था, चुंबकशीलता। इसको हम लोग क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखते थे, म्यू नॉट। तो अब बताइए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ गलत हो गया क्या, परमिएबिलिटी। ओके, एक मिनट आप लोग रुक जाइए, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ इतना होता था। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, एप्सिलॉन नॉट उधर गया तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर दिस,
इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन 1। ये परमिटिविटी का था। अब परमिएबिलिटी म्यू नॉट बाई 4 पाई बराबर 10 टू पावर -7, तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर इन दोनों का इंटू LHS से मल्टीप्लाई, RHS से मल्टीप्लाई, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब इसमें ये 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, 4 पाई खत्म। अब 10 टू पावर -7 आप नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और -7 ऊपर नीचे आके +7 हो जाएगा 10 टू पावर 7। अब देखिए इसको मैं डाल देता हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर 1/9 इंटू 10 टू पावर 16 होगा ना, जुड़ जाएगा पावर 9 7 16। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं 3 का स्क्वायर गुना 10 का पावर 8 का स्क्वायर, 2 8 16 है ना, 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 इंटू 10 टू पावर 8 का स्क्वायर। अब आप लोग याद कीजिए कि 3 इंटू 10 टू पावर 8 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी जगह पे c लिख दिए, c का स्क्वायर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है हवा में या वैक्यूम में। अब इस इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यही रिलेशन है, ये रिलेशन आप लोग खुद से भी निकाल सकते थे। यही रिलेशन है किसमें तो रिलेटिव बोलो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, विद्युतशीलता एंड चुंबकशीलता में ये रिलेशन है। ठीक है, c की वैल्यू आप लोग को पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग किए थे वहां से इसको नोट कर लेंगे आप लोग। वापिस उस फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या था, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL, ठीक है, साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट मिला था। अब एक और फाइनल रिजल्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, सदिश रूप में। तो देखिए dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर है। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर भी R का इंटू कर दीजिए और नीचे भी R का इंटू कर दीजिए। कर सकते हैं भाई, हमारा मन, ऊपर नीचे दोनों, ऐसा थोड़ी खाली नीचे किए हैं या खाली ऊपर किए, हम ऊपर नीचे दोनों कर दिए मल्टीप्लाई, तो बात बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ आया। अब इसको मैं लिख देता हूं DL R साइन थीटा, DL इंटू R साइन थीटा, और R इंटू R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, AB साइन थीटा। A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो अब यहाँ A की जगह पे क्या है, DL है, B की जगह पे क्या है, R है, तो AB साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, I को इधर निकाल लेते हैं, I/4 पाई। ठीक है, ये इसको आप अगर आप लिख दें तो ये हो जाएगा वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब। ये देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, AB साइन थीटा, वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R बराबर
एल आर साइन थीटा। तो हमको यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यूब इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब सवाल ये है कि सर वेक्टर फॉर्म आपने क्यों लिखा? तो जवाब है कि वेक्टर फॉर्म मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को डीबी का डायरेक्शन चाहिए। ओहो, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा ना मैंने, तो इसमें ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए वापस से मैं अपना ए बी के एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ। मिटाल दूँ इसको, लिख लीजिए इसको आप लोग, ये रहेगा, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इन वेक्टर फॉर्म में है ये। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और कुछ डायरेक्शन रहता है। अब अगर हम लोग इसका डायरेक्शन जान गए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर हम लोग जान गए, तो हम लोग डी एल क्रॉस आर का भी डायरेक्शन बता देंगे, और डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन पता चल गया मतलब डीबी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब मैं बताता हूं आप लोग को। सपोज ये है वेक्टर ए थीटा, ये है वेक्टर बी। अब मैं पूछूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा? दूसरा सवाल मैं पूछूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा? जवाब दीजिए आप लोग। ये सही है, ये होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अब डायरेक्शन किधर देते हैं, तो आप अपना दाहिना हाथ राइट हैंड लीजिएगा। ठीक है, राइट हैंड आप लीजिएगा। अब ए क्रॉस बी करना है, तो आप क्या कहां रखेंगे, ए पे अपना हाथ रखिए, ये सब उंगली को ऐसा ए पे रखिए, और क्रॉस बी की तरफ घुमाइए ऐसा, तो आपका अंगूठा जिधर दिखाएगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। अब देखिए ये बोर्ड को आप देखिए, बोर्ड पे मैंने ए पे हाथ रखा है ऐसे, और इस ए क्रॉस बी है तो बी की तरफ मैं इसको घुमा रहा हूं, बी की तरफ ऐसा घुमाया मैंने बी की तरफ, तो अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है। तो मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ये बोर्ड मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कैसा परपेंडिकुलर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये अंगूठा ए क्रॉस बी आपकी तरफ इशारा कर रहा है, तो मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी पे इसको रखेंगे ऐसा, बी पे रखें, और बी पे रखिए आप, और ए की तरफ घुमाइए। बात समझ आ रही है? बी की तरफ बी पे रखिए ऐसा, बी पे ऐसा रखें, और अपना ये फेस हाथ का देखिए यहां रख के, ये हथेली इधर घुमाए थे ऐसा, ऐसा रख के ऐसा घुमाए थे, अब ऐसा रख के ऐसा घुमाएंगे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अंगूठा किधर है आपका, ये बोर्ड के अंदर, तो अभी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन इनवर्ड है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ अंगूठा मेरा जा रहा है। ये देखिए बी क्रॉस ए, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है मेरा अंगूठा, इससे पहले ए क्रॉस बी में बाहर की तरफ था, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। अब सर इसका डायरेक्शन क्या है, ये आप लोग समझ गए वेक्टर में कैसे डायरेक्शन देखते हैं। अब देखिए ये था अपना कुछ, यहां पे हम लोग लिए थे डीएल, लिए थे हम लोग, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, और ये वेक्टर आर, ये वेक्टर डीएल। अब हमको क्या चाहिए, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, यहां पॉइंट पी पे चाहिए था, तो यहां पॉइंट पी था, डीबी का डायरेक्शन बताना है, तो डीएल क्रॉस आर मतलब आप डीएल पे ऐसा उंगली रखिए और आर की तरफ घुमाइए, तो अंगूठा किधर है, बोर्ड में अंदर की तरफ। अब मैं एक चीज यहां पे आप लोग को नोट कराना चाहता हूं कि अगर आपको बोर्ड इसमें अंदर की तरफ आपको डायरेक्शन दिखाना है, तो अब देखिए तीर को अगर आप पीछे से देखेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तीर को जब हम पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, और तीर को अगर हम सामने से, मतलब तीर अगर हमसे दूर जा रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और तीर अगर हमारी तरफ आ रहा है ऐसे, तो कुछ पॉइंटेड टाइप का दिखेगा। ठीक है,
तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर, लिख लीजिए हिंदी में अंदर की ओर। और इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, इसका हिंदी लिखिए बाहर की ओर। तो अगर हमको अंदर की ओर डायरेक्शन दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, अंदर की ओर अगर हमको डायरेक्शन दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस दिखाएंगे, सर्कल में क्रॉस बना के। जहां आप लोग क्रॉस देखिएगा समझ जाइएगा अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसा तीर आ रहा है अंदर की तरफ जा रहा है। आप तीर को पीछे से देख रहे हैं, ये तीर का बैक पोर्शन है। और अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है बाहर की तरफ, तीर को आप सामने से देख रहे हैं तो पॉइंट। तो इस केस में अपना डायरेक्शन कहां था, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर ये मैं रखा, डीएल आर की तरफ घुमाया, ठीक है, डीएल क्रॉस आर, अंगूठा कहां बता रहा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ के लिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसा बताएंगे, ऐसा। इसका मतलब है इस प्लेन के, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, मेरे हाथ के परपेंडिकुलर। अब सवाल यह है सर परपेंडिकुलर में अंदर की तरफ भी जा सकता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी आ सकता है, तो कौन सा परपेंडिकुलर। तो हम लोग देख लें डीएल क्रॉस आर, अंगूठा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ। अब मैं यहां पे चलते चलते आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं साथ में। ये हम लोग क्यों किए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए। अब इन लोगों ने डायरेक्शन ऐसे निकाल लिया, वेक्टर लॉ से डायरेक्शन निकाल लिया। अब डायरेक्शन का इन लोगों ने एक नियम बना दिया, अब इन लोगों ने डायरेक्शन का एक नियम बना दिया। इसको मिटा रहा हूं, क्या नियम बना दिया, तो राइट हैंड थंब रूल बनाया इन्होंने। मान लीजिए कि ये एक वायर है, इसमें ऐसा करंट जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। अब देखिए अगर ये करंट इधर जा रहा था ना, करंट को भी ध्यान में रखना है, तो कैसा आया डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे। वैसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो अब दूसरा नियम याद रखिए, ये जेन्युइन नियम मैंने बताया है कि ऐसा लगे नहीं कि अचानक से कुछ उठा के दे दिया। मैंने वेक्टर से, बस नॉर्मल वेक्टर लगा के, मतलब जो हम लोग क्लास 11th में सीखते हैं ना, बस उससे मैंने ये डायरेक्शन बताया। अब इस नियम से फिर कैसे डायरेक्शन बनाते हैं लोग, तो अब आप देखिए, आप अपना दाहिना हाथ लीजिए, आप अपना दाहिना हाथ लीजिए और अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखिए। अपना दाहिना हाथ लीजिए, अंगूठा को करंट के हाथ में रखिए, करंट के डायरेक्शन में रखिए अंगूठा। ऐसा करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा ऊपर, करंट नीचे आ रहा है तो अंगूठा नीचे। दूसरा केस मान लेते हैं, करंट नीचे आ रहा है तो इसमें अंगूठा नीचे, अंगूठा ऊपर, और अपना उंगली जो है बाकी चार उसको कर्ल कीजिए, घुमाइए। तो क्या कैसा बन रहा है, ये अंगूठा और ये घुमा रहा है। तो मतलब अंगूठा के चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है, ऐसा टाइप का। उस सर्कल का भी डायरेक्शन ये देखिए, ये ऐसा, तो मतलब इधर डायरेक्शन जा रहा है, ऐसा। अब अंगूठा वही नीचे रहेगा, नीचे रखिए, ऐसा घुमाइए, अभी भी सर्कल बनेगा लेकिन इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे घूम के, ठीक है, जस्ट उल्टा। इसमें कैसा बना, इसमें कैसा बना, अगर आप सामने से देख रहे हैं इसको बोर्ड पे बस ऐसे, हालांकि ये 3D में है, ये वायर है, ये सर्कल है, ये वायर, ये सर्कल। अगर सामने आप बोर्ड पे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। मैं रिकमेंड करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप नहीं देखें क्योंकि ये 3D में है, कन्फ्यूजन हो सकता है। ये 3D, ये वायर है, तो इसमें अब फील्ड बताना है तो फील्ड कैसा बनेगा, अंगूठा यहाँ डाले, इसको घुमाइए, अंगूठा यहाँ डाले, इसको घुमाइए, मतलब ऐसा सर्कल बना, ठीक है। और अगर करंट नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ अंगूठा रखिए, ऐसा घुमाइए, तो सर्कल भी तो वही सर्कल बनेगा लेकिन ऐसा घूमेगा, ठीक है। यहां तक हो गया है। अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि यहां पे जो IDL है, IDL है, देखिए करंट जो हमारा है वो स्केलर है, DL हमारा वेक्टर है। अब IDL जो है ना, ये कहलाता है करंट एलिमेंट, हिंदी में शायद धारा तत्व, करंट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कंपैरिजन कर लिया जाए, किसमें किसमें कंपैरिजन कर लिया जाए, तो बायो-सैवर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं।
तो देखिए कूलम्ब लॉ में क्या आता था, E बराबर 1/4πε0 और Q बटा R², यही आता था ना। तो अब और फील्ड का आपको क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड का dB बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटा R², यही होता है ना, आइडियल साइन थीटा बटा R²। अब देखिए जब ये छोटा सा फील्ड है तो हम इसको भी छोटा सा ले लेते हैं, ये तो टोटल फील्ड है, तो छोटा फील्ड लेके यहाँ D लगा देंगे, तो चार्ज भी छोटा होना चाहिए, छोटा चार्ज के कारण छोटा फील्ड। अब देखिए अगर अब हम लोग बात करें कि इन दोनों में समानता क्या क्या है, तो समानता ये है, ये समानता है, ये इक्वलिटी है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस बढ़ने पे फील्ड कमजोर होगा, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। पहला समानता ये है। दूसरा समानता आप लोग याद रखें कि दोनों लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, दोनों क्या है, फोर्स बोल रहा हूं, फील्ड है, लॉन्ग रेंज फील्ड है, दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड्स है, दोनों लॉन्ग रेंज। पहला क्या बताएं कि दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरा दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड है, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो मान लीजिए एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, ठीक है। अब यहां पे अगर फील्ड का बात किया जाए तो इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड, तीनों का फील्ड ऐड हो जाएगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया मैंने, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ये मान लीजिए E1 है, E2 E3, तो यहाँ पे E1 E2 E3 तीनों को ऐड कर देंगे। वैसे ही ये भी सुपरपोजिशन को फॉलो करता है या पालन करता है, कुछ मेरे को कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। अब बात ये है कि असमानता क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण है, चार्ज के कारण। और चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और ये जो फील्ड है ये किसके कारण है, करंट के कारण है, करंट और साथ में उसका कितना लेंथ, तो ये किसके कारण है, करंट एलिमेंट। करंट स्केलर है लेकिन करंट एलिमेंट आइडियल का वेक्टर, ये मिला के करंट एलिमेंट बनता है। और करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर है, करंट एलिमेंट क्या है, वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी से बनता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी से बनता है, ठीक है। ये असमानता है दोनों में, समझ आया, ठीक है। ये सब मैं पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, है ना, पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, बस मैं समझा दे रहा हूं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, स्केलर है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में भी अंतर है, डायरेक्शन में भी अंतर है। इसका डायरेक्शन किधर होता था, तो जिधर फोर्स लगता था, फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब यहां एक चार्ज है तो इधर ही कहीं ऐसे ही दूसरे पॉइंट तक ऐसा कहीं कुछ होगा, या अंदर की तरफ आता हो, लेकिन इसी पेपर में होगा, इसी बोर्ड में होगा, बोर्ड में ही होगा, 2D में ही होगा। लेकिन हम लोग इसका क्या देखे थे, करंट एलिमेंट का ये DL क्रॉस R लिए थे, इनके बीच में थीटा, तो क्या आया था, इनवर्ड, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। अब ये डायरेक्शन पेपर में नहीं है, इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि कूलम्ब लॉ में इसी प्लेन में रहता है, मतलब जिसमें चार्ज है, फोर्स है और वो पॉइंट है जहां पे फील्ड निकालना है, उसी प्लेन में रहता था डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस प्लेन में हम चल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता था। ये परपेंडिकुलर, अंगूठा रखे घुमाए, परपेंडिकुलर, या आप ऐसा वाला देखिए DL क्रॉस R, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो ये अगर आ रहा है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ऐसा, ठीक है, ये आपको पीछे से एरो दिख रहा है, ऐसा आ रहा है, तो ये जो आपको पेन दिख रहा है ये इस प्लेन में तो नहीं है ना,
इस प्लेन के बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तीसरा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो यहां पे बायो सेवर्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक डेरिवेशन करेंगे, बाकी सबका मैं बस फॉर्मूला लिखाऊंगा। ठीक है। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक लंबा सा कंडक्टर है जिसमें करंट है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम लोग उसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है ना, मुश्किल है थोड़ा सा। इंग्लिश सबसे इजी भाषा, आसान भाषा, सबसे आसान भाषा है इंग्लिश। ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ऋजु रेखीय माने सीधा, है ना। चलिए, अब यहाँ हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे पिछले बार ऐसा लिए थे, कंपेयर करते चल रहा हूँ मैं, एक्स वाई। ठीक, इसमें करंट था यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी करंट ले लेते हैं, आई, ये वाई, ये एक्स। अब यहाँ पे कुछ करंट एलिमेंट है अपना, थोड़ा सा लंबाई यहाँ ले लेते हैं, इतना dl। अब मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, यहाँ से। अब मैं वापस यहाँ आना चाहता हूँ। हम लोग क्या लिए थे यहाँ पे? ऐसा एक एलिमेंट लिए थे, यहाँ से R1 या R, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R। ये एंगल को क्या लेते थे? थीटा। तो ये एंगल को भी हम लोग क्या लेंगे? थीटा। ये इतना काम हम लोग पहले जैसा कर लिए। अब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, सीधा डिस्टेंस को A है। ठीक है, ये R है, ये A है। अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ से जो एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल Y सिरा से, ये जो पॉइंट P जहाँ हम लोग निकाल रहे हैं वो एंगल बना रहा है, वो एंगल कितना है? ये वाला एंगल है φ2। और यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल है φ1। और ये बीच वाला एंगल क्या है? φ। सबका काम आएगा। अब इसको मिटा लिया जाए, हम लोग को बेसिक चीज़ जो लेना था ले लिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? dB बराबर μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन R²। R² यहाँ हमको पता है, चलिए मान लिए पता है। I ठीक है, मान लिए पता है। dl निकालना है, dl कितना है? और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पे। तो हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से जो हम लोग सीख चुके हैं, वो हम लोग कितना सीखे हैं? इतना सीखे हैं। अब आप लोग देखिए इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ नेमिंग करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं O, ये P है, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं Q। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता है, शायद 90 डिग्री जिसमें रहता है, क्या है? PQO। ये पॉइंट O लिए हैं, तो PQO। अब आप इसमें देखिए कि थीटा प्लस फाई प्लस ये थीटा प्लस फाई प्लस ये कितना है? 90। ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इन सबको उधर भेजेंगे तो 90 डिग्री माइनस फाई। इसको सॉल्व करके देखिए, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस फाई। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन, दोनों साइड साइन ले लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस फाई। अब साइन 90 डिग्री माइनस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है। क्या होता है? कॉस फाई। अब पता नहीं इसका टेक्निक आप लोगों को पता हो कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ 90 है, यहाँ 0 है। तो जब भी आप लोग ये खड़ा वाले लाइन में से माइनस करेंगे, मतलब 90 वाले लाइन में से माइनस करेंगे, तो
साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे वाले लाइन से, मतलब ये पाई वाला लाइन है, 0, 90, पाई, पाई मतलब 180, जब भी आप 180 में से प्लस माइनस करेंगे तो नहीं बदलेगा कुछ, बस साइन बदलता है। तो साइन देखिए अब 90 माइनस थीटा किस 90 माइनस पाई किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये 90 में से कुछ माइनस कर लेंगे तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो कॉस पाई पॉजिटिव, कहाँ घुस जा रहे हैं मैथ्स में, खैर छोड़िए। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया कि साहब साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, कॉस पाई लिख देंगे। चलिए अच्छी बात, ये हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग को कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है, इसी ट्रायंगल में चलते हैं, सेम ट्रायंगल मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ कॉस फाई, या इधर निकालता हूँ। कॉस फाई बराबर क्या होगा, अब आप देखिए कॉस फाई बराबर ये है एंगल, इधर बना रहा हूँ मैं इस ट्रायंगल को, एक सेकेंड, ये है एंगल रहा थीटा, ये कितना है ये नहीं पता, खैर उसका काम भी नहीं, ये आर है और ये क्या है, ये है ए, है ना, ये थीटा है और ये एंगल कितना है, फाई है। अच्छा इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं पता है तो। अब आप बताइए यहाँ कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ क्या है, आधार यहाँ क्या है, ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण और जिसके साथ एंगल बना रहा है कर्ण वो बेस होता है हमारा, तो मतलब ए बटा आर, तो कॉस पाई बराबर ए बटा आर, इसको मिटाल देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से क्या मिल गया, कॉस फाई बराबर ए बटा आर। ठीक है, सब हम लोग जितना मिलते जाता है ना सबको लिखते जाते हैं। ठीक है, तो अब आर बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आर बराबर ए बटा कॉस फाई, या इसी को आप क्या लिख देंगे, कॉस फाई ऊपर जाएगा तो सेक फाई हो जाएगा, क्यों, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है इसीलिए। ठीक है, इसको अब मिटाल देते हैं। अच्छा बहुत गर्मी है। ठीक है, ये आ गया आर की वैल्यू, तो हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है, आर की वैल्यू मिल गई। अब हमको डीएल निकालना है, क्या निकालना है, अब हम लोग को डीएल निकालना है। तो डीएल कैसे निकलेगा, डीएल कैसे निकलेगा, डीएल कैसे निकलेगा, तो अब आप देखिए हम लोग एल निकाल लेते हैं पहले, तो फिर डीएल भी निकल जाएगा। अब एल आप कहाँ से कहाँ लेंगे, तो मान लेते हैं लेट ओ से क्यू तक ओ क्यू बराबर एल है, तो अब बताइए tan फाई बराबर क्या होगा, फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये है फाई, ये है एल, आर और ये क्या है ए। तो tan फाई क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, जो एंगल बन रहा है उसके सामने वाला लंब, तो L बटा आधार क्या है, A है, L बटा ए, tan फाई बराबर L बटा A। अच्छा ठीक है, तो L बराबर क्या हो गया, A tan फाई। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं ये सारी वैल्यूज़ को क्यों निकाल रहा हूँ। ठीक, नोट कर लेंगे इसको। अब मैं यहाँ मिटाल रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाल देता हूँ। अब देखिए L बराबर A tan फाई। अब क्या करते हैं, L को DL, हमको DL चाहिए ना, तो इसको DL कब बनेगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये एडवांस तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का, इसमें हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L का हो गया DL, A का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, वो बाहर निकल गया, और tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan फाई का सेक स्क्वायर फाई, और फिर फाई का भी करेंगे तो डी फाई। जिन लोगों को सिंपल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आता है उन लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है, सिंपल वाले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कोई साइंस ग्रेजुएट हैं, जानते ही होंगे लगभग, उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो बस इतना समझ लीजिए टेक्निक
कि L आपका बन जाएगा DL और A तो कांस्टेंट है निकला बाहर, tan फाई का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर फाई और फिर फाई का कर दीजिए डी फाई। तो ये DL की वैल्यू मिल गई है हम लोग को। अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं, ठीक है। सब वैल्यू को आप लोग पुट कीजिए। किस में पुट करेंगे? ओहो चलिए कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। अब ये देखिए मैं फिर से इसको पुट करके dB बराबर, मतलब मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ, आप लोग को ये सब करने के बाद उसके नीचे लिखना है। तो dB बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई को आई रहने देंगे, DL की वैल्यू क्या आई है? A सेक स्क्वायर पाई डी फाई और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है? कॉस फाई। तो इसको लिख दीजिए आप कॉस फाई अपॉन, समझ आ रहा है ना? ये वैल्यू पुट किया मैंने, ये किसकी वैल्यू है? DL की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा। अब R का वैल्यू क्या आया था? R कुछ आया था, क्या आया था? R बराबर आया था मेरे ख्याल से A सेक फाई आया था, A सेक फाई आया था R। तो R का स्क्वायर है तो A सेक फाई का स्क्वायर, A सेक फाई आया था। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई A सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब A से स्क्वायर में का एक खत्म, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई खत्म, ये क्या बचा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटा A। इसी को मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई को यहाँ ले आइए, A को भी यहाँ ले आइए और इसको लिख दीजिए कॉस फाई डी फाई। ये हो जाएगा dB का वैल्यू, ये हो गया dB का वैल्यू। dB क्या है? छोटा सा फील्ड है, हम लोग को क्या निकालना है? dB बस छोटा सा जो डी लिए थे उसके कारण ना छोटा सा फील्ड है, हम लोग को पूरे वायर के कारण फील्ड चाहिए, पूरा लंबा वायर के कारण। तो अब हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ करेंगे? फ्रॉम -φ1 टू φ2। ये क्या है? फ्रॉम लिमिट। अब आप देखिए -φ1 से φ2 क्यों बोल रहा हूं मैं? तो कुछ ऐसा था अपना ये पॉइंट P, यहाँ पे जो एंगल बना रहा था इसको हम लोग φ2 बोले थे और यहाँ जो एंगल बना था इसको हम लोग φ1 बोले थे। तो ये एंगल नीचे है इसीलिए नेगेटिव लिए हैं, ये एंगल ऊपर है इसीलिए पॉजिटिव लिए हैं। तो -φ1 नीचे तो -φ1, तो माइनस, ये लंबाई किसके किसके बीच में है? इस एंगल से इस एंगल के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग बोले -φ1 से φ2। -φ1 क्यों लिए? ये एंगल नीचे है इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा b बराबर dB को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, b बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या हो जाएगा? b, छोटा छोटा dB मिला के इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? b बन जाएगा। इसको कहाँ से कहाँ करना था? -φ1 से φ2। अब ये देखिए इधर लिखते हैं म्यू नॉट आई बटा 4 पाई A कॉस फाई डी फाई। कहाँ से कहाँ होगा? -φ1 से +φ2। अब b बराबर, ये तो b बन गया। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4IA आपने निकाला बाहर, इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 कॉस फाई डी फाई। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई। म्यू नॉट आई 4I, ये गलत लिख दिया क्या? 4 पाई होगा ना, हाँ, और कहीं गलत थोड़ी लिखा है, 4 पाई A। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कॉस फाई डी फाई क्या बन जाएगा? साइन फाई बन गया। लिमिट कहाँ से कहाँ? -φ1 से φ2।
अब लिमिट रख दीजिए इसमें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। अब पहले अपर लिमिट रखिएगा तो साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए तो साइन माइनस फाई 1। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब याद रखेंगे यहाँ कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए आ रहा है बोर्ड, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए साइन फाई 2 और ये साइन माइनस फाई 1 माइनस साइन फाई 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन फाई 1। ठीक है, ये सब बेसिक चल रहा है एकदम। यही बस सॉरी ये पूरा बी आ गया ना। अब मैं दूसरा नहीं करूँगा डेरिवेशन, आप लोगों को काम भी नहीं डेरिवेशन का। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये फाइनल टोटल फील्ड इतना देगा। इसको आप लोग लिख लेंगे, मैं मिटाल देता हूँ। अब इसमें 3 केस बनता है, 3 केस बनता है। व्हेन पहला केस ले लिया जाए, व्हेन कंडक्टर इज इनफाइनाइट लॉन्ग। पहला केस हम लोग क्या ले लेते हैं, व्हेन कंडक्टर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, जब कंडक्टर इनफाइनाइट लंबा है। ठीक है, तब ये देखिए ये मेन फॉर्मूला, इसी से तीनों केस निकलेगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए, स्ट्रेट वायर के कारण है। अब स्ट्रेट वायर का लंबाई के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो मान लिया हम लोग कंडक्टर जो है उसका लॉन्ग जो है लॉन्ग बोल लेंथ जो है उसका इनफाइनाइट है, मतलब अनंत लंबाई जब रहे, अनंत लंबाई रहे। और साथ में एंड पॉइंट P, मतलब जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इज एट मिड पॉइंट, और उस अनंत कंडक्टर के बीच में कहीं पे दाएं बाएं कहीं पे हमारा पॉइंट P है। ठीक है, बीच मतलब ये वायर मान ली इनफाइनाइट लॉन्ग इधर देख तो इसके बीच में यहाँ मतलब इसके आधे लंबाई पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो आपने बनाया था ना फाई 2 ये फाई 1, अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लीजिए बढ़ के यहाँ आया तो फाई 2 बढ़ा और बढ़ा, फाई 2 और बढ़ा और बढ़ा, तो जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो फाई 2 कुछ सीधा जाएगा ऐसा ये एंगल। तो मतलब जब ये इनफाइनाइट, समझ रहे हैं ना, ये बढ़ता जाएगा और यहाँ लीजिएगा और बढ़ा एंगल और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो बढ़ते बढ़ते ये एंगल अगर इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी वैसे ही नीचे बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री, इस केस में आप लोग को ले लेना है। तो B बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए पता है ना, ए सबको पता रहना चाहिए, मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया ना। ए क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो था आर, ये आर था, ये जो मान लीजिए कुछ एंगल थीटा बन रहा है, ये कुछ ऐसा था ना, ये डीएल लिए थे हम लोग, डीएल यहाँ से ये पॉइंट, ये एंगल थीटा था, ये आर था, और ये वाला लंबाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पॉइंट का इस कंडक्टर से वो ए था। ये याद रहना चाहिए ताकि गलती नहीं हो, वो याद रहना चाहिए ए क्या है। पीछे जाके आप लोग डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से ए क्या है। अब देखिए साइन 90 डिग्री फाई 2 90 प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 91 ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया 2। अब 2 से इसको कैंसिल करा दीजिए 2 टाइम्स, तो B बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए। आ सकता है ये क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए,
जब आपका वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो, अनंत लंबाई का हो, और आप उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसा इधर कहीं पे हैं, बीच बीच से बांट के, तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग सब निकाल के दिखा दिया कि ये कब है। अब ये अगर नहीं पॉइंट समझ आ रहा है, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कब आया है, जब हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिए हैं और उसके बीच में जो उसको बीच से बांट रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पॉइंट पे हम कहीं पे भी हैं तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाल देता हूं। अब सेम केस लेते हैं, लेकिन हम लोग एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं रहते हैं, हम लोग को पॉइंट कहाँ है, पॉइंट P इज एट वन एंड, ठीक है, पॉइंट P किसी एक एंड पे है। पॉइंट P किसी एक एंड पे है, तो मान लीजिए कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, अब पॉइंट P यहाँ है, तो इसके साथ जो एंगल, ये देखिए जो एंगल बनाता था पहले यहाँ से φ2, और इधर क्या बनाता था φ1। तो अब अगर कहीं यहाँ पे है इस एक एंड पे, तो इसका, इस पॉइंट P का इस सिरे के साथ देखते थे ना एंगल, तो इस पॉइंट P का इस सिरे के साथ, इस एंड के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो φ2 बराबर 0 डिग्री, φ1 बराबर 90 डिग्री, तो φ1 90 डिग्री रखिए, φ2 0 डिग्री, साइन 0 0, ये 1, तो B बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बटा 4πa। ये कब होगा, जब इस केस में भी इनफाइनाइट लॉन्ग है लेकिन हम किसी एक एंड पे हैं, किसी एक सिरे पे हम बैठे हुए हैं, तब ये होगा। अब तीसरा, इसको लिख लीजिए, मिटा रहा हूं। अब तीसरा, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ कैपिटल L। अब कंडक्टर का आपको लेंथ पता है कि कुछ भी है भाई, 100 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है, कुछ भी है, ठीक है। और आप कहाँ पे हैं, एंड मतलब पॉइंट जहाँ पे हम लोग को निकालना है फील्ड, पॉइंट P इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये टोटल लंबाई क्या है, L है, और अब अगर मान लीजिए इसके बीच से यहाँ पे हैं आप, ये A रहेगा, और ये और R बराबर होगा ना इस केस में। अब आप यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट P है, तो अब ये एंगल φ2 लेते थे, ये एंगल φ1 लेते थे। अब ये पूरा लंबाई कैपिटल L है, तो ये क्या हो जाएगा, L/2, ये क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है, L/2 L/2। अब आप देखिए L/2 हो गया। अब क्या किया जाए, हाँ, तो अब अगर ये बीच में है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये भी फाई, ये भी फाई, φ1 बराबर φ2 बराबर फाई हो जाएगा। इस केस में दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था दोनों एंगल बराबर टू 90 डिग्री, φ1 φ2, अब दोनों एंगल बराबर होकर कुछ फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए साइन फाई, निकाल लीजिए साइन फाई। तो यहाँ पे कहीं पे फाई लेते थे हम लोग, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए यहाँ लिए हैं, ऐसा साइन फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए अब आप देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये L/2 है, ये A है, तो ये कितना होगा, √a² प्लस L/2 का स्क्वायर। अब अगर ये एंगल हमारा, ये एंगल, हाँ यही एंगल, दोनों फाई के बराबर है ना, ये एंगल फाई है, तो यहाँ साइन फाई क्या होगा, साइन क्या होता है, P/H, माने परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब हिंदी में कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब यहाँ पे क्या है इस एंगल के लिए, ये लंब है L/2, कर्ण क्या है, ये है √a² प्लस L/2 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ अगर आप नीचे इसको सॉल्व करें तो ये L/2 का स्क्वायर है, तो इसी को मैं बता देता हूँ बस सॉल्व करके, ये a² प्लस L²/4। अब अगर इसके नीचे 1 है, इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4a² बटा 4, ये पूरे पे रूट। अब अगर रूट हटाएंगे नीचे वाले से, खाली ऊपर में अगर आप रूट देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। L/2 अपॉन 4a² प्लस L² बटा 2, 2 खत्म, ये क्या बचा, L/4a² प्लस L²। ठीक है, अब मैं इसको आप रखिए बस। ये कौन सा केस है, समझ आ रहा है ना? जब लंबाई आपको पता हो और आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके बीच से होके जाने वाली लाइन पे कहीं पे भी, तो फिर से ये फॉर्मूला लगते हैं, μ0I/4πa। ये सब कंडीशन पता रहना चाहिए, sin phi प्लस sin phi, क्योंकि दोनों एंगल phi 1 phi 2 बराबर है। तो μ0I/4πa sin phi प्लस sin phi 2 sin phi, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, और sin phi का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, L/√4a² प्लस L²। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। b बराबर क्या हो गया, μ0I/L अपॉन 2πa√4a² प्लस L²। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं खाली फॉर्मूला बताऊंगा। डेरिवेशन का, सब का डेरिवेशन ऐसे ही होता है, और इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चूंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग यहीं पे आज रुक जाते हैं। फिर कल आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।